आज हमारा टॉपिक शुरू होगा यात्रा वृत्तांत। यात्रा आप जानते होंगे, किसी भी स्थान की जब हम यात्रा करते हैं या घूमने जाते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या प्राकृतिक स्थल हो या कोई वैसे विशेष स्थान हो, उस यात्रा पर घूमने हम जाते हैं। वृत्तांत मीन्स घटना या उस घटना की कहानी, यानी जो हमने यात्रा की है उस यात्रा के बारे में बताना, उसे कहते हैं वृत्तांत करना, उसी को कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विधा को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। अर्थात हमने यात्रा की, यात्रा में हमने क्या अनुभव प्राप्त किए, यात्रा हमें कैसी लगी, जिस स्थान की हमने यात्रा की वो स्थान कैसा था, उस सब का वर्णन करने का एक अलग ही शैली होती है, अलग तरीका होता है। उसी शैली उसी तरीके को क्या है, विधा कहते हैं, यानी यात्रा वृत्तांत, यात्रा का वर्णन करने की विधा। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा प्रस्तुत कर पाठकों को उनकी यात्रा के लिए उत्सुक करना है। तो आपके मन में भी प्रश्न आता होगा कि भाई यात्रा वर्णन करने के बाद उस यात्रा का वर्णन क्यों किया जाता है, क्यों उसको लिखा जाता है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है यात्रा वृत्तांत लिखने का, कि हमने उस यात्रा में क्या अनुभव प्राप्त किए, यानी वो यात्रा करने के बाद हमें कैसा महसूस हुआ, कितना आनंद लिया, क्या हमने वहाँ से सीखा, किस विशेष चीज़ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, उस सब को पाठकों के साथ बांटना, यानी पढ़ने वाले को भी बताना कि मैं उस जगह पर यात्रा करके आया था, ये विशेष चीज़ें मैंने देखी। और वहाँ के जो प्राकृतिक स्थान है, उनकी जो सुंदरता है, उसकी छटा को भी प्रस्तुत करना, यानी लोगों को बताना कि वो स्थान कितना ही सुंदर है, ताकि पाठक जो है उसकी यात्रा करने के लिए उत्सुक हो सके। यानी वो पाठकों को लगेगा कि हमें भी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए और वहाँ की यात्रा करनी चाहिए, पता नहीं वो स्थान कैसा होगा। हिंदी में यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ भी जैसे आपने पढ़ा था रिपोर्ताज का प्रारंभ भी लगभग भारतेंदु के समय से माना जाता है, ऐसे यात्रा वृत्तांत का प्रारंभ भी भारतेंदु जी के समय से ही माना जाता है। भारतेंदु के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो भारतेंदु जी ने जो लिखे थे यात्रा वृत्तांत वो थे सरयू पार की यात्रा। सरयू जानते होंगे, अयोध्या में जो नदी बहती है सरयू नदी, उसका उन्होंने क्या है यात्रा की, उसका वर्णन किया, जिसका नाम रखा था सरयू पार की यात्रा। फिर उन्होंने लखनऊ की यात्रा की, तो उसके ऊपर उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था लखनऊ यात्रा। उसके बाद उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की, तो उन्होंने लिखा हरिद्वार यात्रा। तो ये तीनों यात्रा वृत्तांत भारतेंदु जी ने ही लिखे थे। उसके बाद एक कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत और लेखक, ये तो भारतेंदु जी के ही थे तीनों यात्रा वृत्तांत। कुछ अन्य भी लेखक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट जी, उन्होंने लिखा था गया यात्रा, गया भी एक स्थान का नाम है। फिर प्रताप नारायण मिश्र हुए, उन्होंने विलायत यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की यात्रा की थी, उस पर लिखा था ग्रंथ विलायत यात्रा वृत्तांत में। उसके बाद निर्मल वर्मा जी हुए, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था चीड़ों पर चांदनी। कौन सा? चीड़ों पर चांदनी। चीड़ जानते होंगे, वृक्ष का नाम होता है, पेड़ का नाम होता है। अज्ञे जी का नाम जानते होंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। उन्होंने प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लिखा था अरे या यावर रहेगा याद, ये उनका यात्रा वृत्तांत था। और इसमें नया शब्द जुड़ता है या यावर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साहित्यकार को जिसका जीवन अधिकतर यात्राओं में ही गुजरा
हो उसको यायावर कहा जाता है, यानी स्वच्छंद प्रवृत्ति का व्यक्ति जो यात्रा में ज़्यादा व्यस्त रहता हो। फिर आपने देखा राहुल सांकृत्यायन जी, पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने, इन्होंने लिखा था मेरी तिब्बत यात्रा। हिमालय साइड में चीन साइड का जो इलाका पड़ता है तिब्बत, तो वहाँ की उन्होंने यात्रा की थी, तो उसके ऊपर लिखा था मेरी तिब्बत यात्रा। उसके बाद हुए हैं मोहन राकेश जी। मोहन राकेश ने लिखा था आखिरी चट्टान, जिसको आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। आखिरी चट्टान, तो ये क्या है, मुख्य यात्रा वृत्तांत। और भी बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेकिन मैंने मुख्य आपको लिखवाए हैं लेखक और उनके यात्रा वृत्तांत। उसके बाद अपना अगला बिंदु शुरू होता है डायरी लेखन। तो डायरी, इसे हिंदी में दैनंदिनी भी कहते हैं। दैनंदिनी यानी दिन प्रतिदिन का जो हमारे साथ घटना घटित होती है या जो हम कुछ करते हैं उसके बारे में अपने ब्यौरे में लिखना, उसको कहते हैं दैनंदिनी। तो सामान्य भाषा में इसको दैनंदिनी कहते हैं। यह सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा होती है, यानी एक व्यक्ति के साथ सुबह दिन शुरू होने के साथ रात्रि सोने तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, अच्छी बुरी दोनों, जरूरी नहीं बुरी घटना को ही लिखा जाता है, अच्छी या बुरी दोनों घटना हो सकती है, लेकिन उन घटनाओं में कौन सी विशेष घटना जिसको उसको प्रभावित किया या विशेष दुख पहुंचाया, जब उसका विशेष मनोरंजन हुआ, जब विशेष उसको कोई सीख मिली इस घटना से, तो उस घटना को वो व्यक्ति याददाश्त के तौर पर दिन और वार के अनुसार अपनी डायरी में लिखता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, रोजाना जो घटित होता है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक की सारी घटना का वर्णन वो लिखेगा, जो मुख्य घटना उसको प्रभावित हर दिन करती है उसी घटना को अपनी डायरी में वो स्थान देता है। परंतु साहित्य की इस विधा को सामान्य डायरी से थोड़ा अलग समझा जाता है। यानी डायरी तो एक ही होती है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो अपने घर में अपनी डायरी लिखता रहता है और एक साहित्यकार जो डायरी लिखता है, तो दोनों में कुछ अंतर होता है। नवीन विधाओं में यह आत्मकथात्मक तथा भाव प्रधान विधा है। किसमें? साहित्यिक रूप में, सामान्य रूप में नहीं। सामान्य रूप में तो व्यक्ति के साथ जो घटना घटित होती है उसको जो का तो लिखकर नीचे चाहे तो अपना मोरल भी लिख सकता है कि आज मुझे इस घटना इस वजह से प्रभावित किया। लेकिन जो साहित्य की डायरी होती है उसको कथा के तौर पर, जैसे अपनी कहानी बता रहे हो उस तौर पर, और इस तरीके से लिखा जाता है कि पढ़ने वाला भी उससे भावुक हो सके, उससे अपना जुड़ाव महसूस कर सके। जैसे आपने जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा होगा आत्मकथा 10वीं क्लास में कविता रूप में, तो इसको कविता रूप में भी लिखा जा सकता है, पंक्तिबद्ध भी किया जा सकता है। किसमें? साहित्य के रूप में, सामान्य रूप में नहीं। तो आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला बिंदु है हमारा डायरी लेखन के प्रकार। तो डायरी 4 प्रकार की होती है: व्यक्तिपरक, साहित्यिक, काल्पनिक और वास्तविक। तो ये 4 प्रकार डायरी के माने गए हैं। इनमें से व्यक्तिपरक और साहित्यिक डायरी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं को विशेष महत्व साहित्य के अंदर दिया गया है। व्यक्तिपरक डायरी में उस व्यक्ति विशेष, यानी जो व्यक्ति अपने संबंधी डायरी लिख रहा है, तो उसके जीवन की घटनाओं से ही होता है। यानी उसके साथ उसके जीवन में प्रतिदिन क्या क्या घटना घटित हो रही, अच्छी या बुरी, उसी का संबंध होता है। उसी को वो अपनी डायरी में रोजाना थोड़ा थोड़ा करके लिपिबद्ध करता है। तथा ये गोपनीय भी होती है, यानी उसकी स्वयं की ये कहे तो पर्सनल डायरी होती है, जिसको कोई और नहीं देख सकता। तो अपनी डायरी में अपनी वास्तविक घटना को ही
लिखता है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। साहित्यिक डायरी में कल्पना तत्व का समावेश रहता है। साहित्य में जीवन की घटनाओं के साथ साथ कल्पनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना को भी उसमें क्या है, साथ में लिया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिपरक डायरी में नहीं। डायरी लेखन में अजीत कुमार साहित्यकार हुए हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी तथा शिवदान सिंह चौहान आदि का नाम मुख्य है, यानी जो अपनी अपनी डायरियाँ लिखते थे। आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा, एन फ्रैंक की डायरी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी क्या है, युद्ध पर आधारित उसके जीवन के साथ क्या क्या घटना घटित हुई उस पर डायरी उसने लेखन किया था। उसके बाद है डायरी लेखन की विशेषताएं, यानी एक साहित्यकार डायरी लिखना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे डायरी में आत्मीय गुण व प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है, यानी अभी पहले भी कहा है कि डायरी वास्तविक होती है, जो घटना वास्तव में घटित हुई है उसी को स्थान दिया जाता है। तो ये भी परखा जाता है कि उसके वास्तविक आत्मीय गुण कौन कौन से हैं, क्योंकि वो अपनी अच्छाई है तो अच्छाई लिखेगा, बुराई है तो बुराई लिखेगा। उसके बाद क्या है, डायरी लेखन में लेखन की सभी विधाओं का स्पर्श रहता है, यानी डायरी लेखन में सभी शैलियाँ लगभग नज़र आती है। कहानी के रूप में लिख रहे हैं तो कहानी तत्व का समावेश होता है, अपने बारे में लिख रहे हैं तो आत्मकथात्मक का रूप भी होता है, थोड़ा पुराने शब्द बातें लिख रहे हैं तो उसमें संस्मरणात्मक का भी महत्व होता है, या इस तरीके से लिख रहे हैं कि उसकी आकृति आंखों के सामने आ रही है तो उसमें चित्रात्मकता का भी भाव होता है। तो कई विधाएं एक साथ डायरी लेखन में नज़र आती हैं। डायरी लेखन में समय तथा स्थान को महत्व दिया जाता है, ये विशेष बिंदु है, यानी आज जो घटना घटित हुई है तो आज की घटनाओं को समय और दिनांक सहित लिखा जाएगा, ताकि भविष्य में 10, 20 या 30, 40 सालों बाद जब हम अपनी पुरानी घटनाओं को देखना चाहें तो हम दिन और वार के अनुसार उस घटना को देख सकते हैं, और तब हमें पता लग जाएगा कि हम इस दिनांक को इस समय बीते समय में इस जगह पर थे और ये कार्य कर रहे थे। तो समय और स्थान का विशेष महत्व होता है। डायरी तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। डायरी लिखने के लिए हम कब प्रेरित होते हैं, जब किसी घटना ने हमें तुरंत और विशेष प्रकार से प्रभावित किया हो, तो तत्काल हमें जो घटना प्रभावित करती है, जो हमें आंतरिक रूप से क्या है, कुछ दुखद भी लग जाती है या विशेष सुखद भी लगती हैं, तो हमारी संवेदना उससे जुड़ी होती है, हमारे संवेदनात्मक भावों को जगह देती है। तो इसलिए हम डायरी लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। अंतिम बिंदु है डायरी लेखन समय समय पर अतीत के अनुभवों की पुनर्समीक्षा है, अर्थात डायरी लेखन हमने किया, आने वाले 10-5 सालों में जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम उसकी पुनर्समीक्षा कर सकते हैं कि बीते समय में हमने ऐसा क्या क्या किया था जो अब हमारे साथ अच्छा हो रहा है, या अब हमारा वक्त बुरा चल रहा है तो बीते समय में ऐसी कौन कौन सी हमने गलतियां की थी जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये दिन आए। तो हम अपने पुराने समय की दिन और दिनांक के अनुसार समीक्षा कर सकते हैं। उसके बाद है अंतिम बिंदु संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ का अर्थ होता है विषय में, यानी जिस विषय की जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी विषय से संबंधित ग्रंथ है, उसकी सामग्री हमें उसी विषय से मिलेगी, किसी अन्य विषय से, अन्य ग्रंथ से नहीं। तो संदर्भ ग्रंथों से तात्पर्य ऐसे ग्रंथों से है जो आवश्यकता अनुसार संदर्भ का स्रोत बने, यानी जैसी हमें आवश्यकता पड़ी तो हम उसी से संबंधित ग्रंथ में से उससे संबंधित क्या है सामग्री को ले सकते हैं। इस प्रकार के ग्रंथों में मुख्य घटनाएं, समाचार आदि संकलित किए जाते हैं ताकि समय आने पर हम उससे उस घटना को ले सकें। जैसे कई बार कोई धार्मिक उदाहरण दिए जाते हैं तो धार्मिक उदाहरण के लिए
कई बड़े बड़े पंडित जी होते हैं या कथावाचक होते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि भगवत गीता के इस पन्ने पर श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है, तो वो भगवत गीता क्या हो गया, एक प्रकार का प्रवचन देने का संदर्भ ग्रंथ हो गया। उसमें से हम उन कथाओं को संदर्भ के रूप में, स्रोत के रूप में ले सकते हैं। ऐसे इतिहास से संबंधित होते हैं, तो सब विषयों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं और उसी की जानकारी देने के लिए हम उससे संबंधित ग्रंथों से उदाहरण या स्रोत या सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सके। जो भी अभी मैंने आपको समझाया है कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम ऐसे ग्रंथों में से सामग्री या उदाहरण ले सकते हैं समझाने के लिए, दूसरे को बताने के लिए। तो ये था आपका टॉपिक, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन व संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। तो इस टॉपिक के साथ आपका संवाद सेतु की भी संपूर्ण ग्रामर समाप्त होती है। तो कल आपको किसी नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।